हेलो गाइस, आज हम पॉलिटी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं विथ सम एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। सब सही क्वेश्चन पे मार्क लगे हुए हैं, आप इसको देखते रहिएगा। तो देयर आर 12 शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 12 शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जब पहली बात तो वर्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। और जब कमेंसमेंट के टाइम पे हमारे जब आर्टिकल ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था तब 395 आर्टिकल थे। 395 आर्टिकल थे एंड 22 पार्ट्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल थे। 8 शेड्यूल हैं। और प्रेजेंट में हमारा कितना है? प्रेजेंट में 448 आर्टिकल हैं एंड 25 पार्ट्स हैं। 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल हैं। प्रेजेंट में 12 शेड्यूल हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1925 है। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये हमारी सरोजनी नायडू जी हैं। पहली फीमेल तो एनी बेसेंट जी हैं एंड सेकंड जो इंडियन हैं वो सरोजनी नायडू जी हैं। सरोजनी नायडू के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। सरोजनी नायडू के बारे में है, वॉज अ फेमस इंडियन पोइट एंड अ मेजर फ्रीडम फाइटर हु वेंट ऑन बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925 एंड द सेकेंड वुमेन आफ्टर एनी बेसेंट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली इंडियन फीमेल, मतलब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1925 में बनी है, जो कि एक पोइट थी और मेजर फ्रीडम फाइटर भी थी। अब आईएनसी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है फाउंडेड इन 1885 नॉट 19 1885 में इसकी स्थापना हुई एंड फाउंडर इसके थे ऑक्टेवियन ह्यूम एंड दादा भाई नौरोजी और लाल मोहन घोष और कई ग्रेट लीडर्स थे उस टाइम के जिन्होंने आईएनसी की स्थापना की है। एंड प्रेजेंट प्रेसिडेंट तो पता ही है, हमारी सोनिया गांधी जी हैं। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय में तब तक बना रह सकता है जब तक उसके पास डैश हैं। क्या है? लोकसभा का विश्वास। जब तक उसके पास लोकसभा का विश्वास है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ही रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। Article 75 says only that the prime minister shall be appointed by the president. The prime minister is the leader of the lower house. प्राइम मिनिस्टर जो हमारे होते हैं लीडर होते हैं लोअर हाउस के। और 75 आर्टिकल में क्या कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और ये रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? एडवाइज़र ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो भी प्रेसिडेंट होंगे उसके एडवाइज़र होंगे। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। एंड इनकी थोड़ी सी क्वालिफिकेशन हम देखें तो बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। एंड एज की बात हम करें तो 25 अबव होने चाहिए अगर लोकसभा में है, लोकसभा के मेंबर हैं। इफ़ 25 अबव इफ़ अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड 30 अबव इफ़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है। एंड किसी भी ऑफिस और प्रॉफिट के पद पर नहीं होने चाहिए। नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या प्रधानमंत्री उन मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है जिन पर उनकी सलाह मांगी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल बाध्य हैं ये।
इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, मतलब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। आर्टिकल 74 प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर with the prime minister at the head to aid and advise the president in the exercise of his functions। So हमारा 74 हमारा क्या कह रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर with the prime minister at the head to aid the advice of the president in the exercise of his functions। नेक्स्ट देखते हैं, उसको आप देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है? कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री। उपयुक्त सभी तीनों ले सकते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। ओनली मेंबर ऑफ कैबिनेट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग्स। जो कैबिनेट मीटिंग होती हैं उनमें सिर्फ जो मेंबर होंगे कैबिनेट के वही मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार किस पर लागू होते हैं? केवल राज्य और नागरिक दोनों, केवल नागरिक, इनमें से कोई नहीं, तो जैसा कि ऑप्शन में है केवल राज्य। थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर क्लेम मोस्टली अगेंस्ट द स्टेट एंड इट्स फंडा। देखो पहले तो ये आप देख लो, पार्ट थर्ड में हमारे मौलिक अधिकार आते हैं, फंडामेंटल राइट्स आते हैं। एंड फंडामेंटल राइट्स आर अप्लाई यूनिवर्सली टू ऑल सिटीजन्स, चाहे वो किसी भी रेस का हो, चाहे किसी कास्ट का हो, चाहे किसी जेंडर का हो। एंड आर्टिकल हमारा है 12 to 35, जिसमें से 32 आर्टिकल को हमारे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो कि हमारे बाबा साहब कहते थे। एंड फंडामेंटल राइट्स जो हैं टोटल 6 हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा है, कौन सा है फर्स्ट हमारा? राइट टू इक्वालिटी। गवर्नमेंट की नज़र में एवरी मेंबर वो इक्वल हैं। तो जिसमें से हमारे 6 में से फर्स्ट है हमारा राइट टू इक्वालिटी। फर्स्ट है हमारा राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल है 14 to 18। सारे पर्सन इक्वल हैं हमारे गवर्नमेंट के सामने, हमारे लॉ के सामने। एंड सेकंड है हमारा राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल है 19 to 22। हर पर्सन जो इंडिया में है और जिसको इंडियन की सिटीजनशिप है जिसके पास, वो फ्री है, वो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है इन इंडियन टेरिटरी। एंड हमारा नेक्स्ट है थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल है 23 to 24। और हर बंदे को जिसका किसी भी तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको आवाज़ उठाना चाहिए, ये हमारा राइट है। एंड हमारा फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका आर्टिकल है 25 to 28। अगर आप इंडिया में हैं तो आप फ्री हैं, किसी भी रिलीजन को अपनाने के लिए आप फ्री हैं। एंड हमारा फिफ्थ है राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल। हम कह सकते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट भी हमारे पास हैं, जो आर्टिकल 29 to 30 में है। इंडिया में जिसके पास भी इंडियन सिटीजनशिप है वो किसी भी कल्चर को अपना सकता है। लाइक हम साउथ इंडिया में हैं तो हमारा अलग कल्चर है, नॉर्थ में है तो अलग, ईस्ट में है तो अलग, वेस्ट में है तो अलग। तो इंडिया में जिसके भी पास इंडियन सिटीजनशिप है वो किसी भी कल्चर को अपना सकता है। एंड नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ है फंडामेंटल राइट्स में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि 32 to 35 में है, जिसमें से हम 32 के बारे में आपको बता ही दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड इसमें क्या है, आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 बार्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग लॉ अंडर पार्ट 3rd of the Indian Constitution. The action of the any of the bodies comprised within the term state as defined the Article 12
कैन बी चैलेंज बिफोर द कोर्ट अंडर आर्टिकल 13(2)। किसके लिए? अगर वायलेटिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो रहा है तो अंडर आर्टिकल 13 के थ्रू हम मतलब चैलेंज किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार प्रतिबंधों पर ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लागू नहीं किया जा सकता है? तो कब नहीं लागू किया जा सकता है? धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, अगर भारत की सुरक्षा की बात आ गई तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लागू नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में भारत की सुरक्षा की जब बात आती है तो यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लागू नहीं किया जा सकता है। ये हमारा आर्टिकल 25 सेज दैट ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। However, these rights are subject to public order, morality, health and other provisions related to fundamental rights। ये आप देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। एंड नेक्स्ट पे हम आते हैं, निम्नलिखित में से शिक्षा के अधिकार के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो ये भी सही है, आर्टिकल 21A में है और 86 अमेंडमेंट में है और यह 6 to 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सारी बातें सही हैं। थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन देख लो। द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट क्या कहता है? एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A के अंडर में प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये ध्यान दीजिए, फ्री एंड, देखो हमारा प्राइमरी स्कूल में चलते हैं मिड डे मील वगैरह, स्कूल में जो दिए जाते हैं, ये देखो उसी की बात की जा रही है। प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर एज अ फंडामेंटल राइट्स। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं कि इंडिया में 6 to 14 जो भी 6 to 14 ईयर के बीच में जो भी बच्चे आते हैं, पेरेंट्स को ज़रूर से ज़रूर उन्हें एजुकेशन देना चाहिए। और सरकार हमारी फ्री में देती है, सारी व्यवस्थाएं देती है, बच्चों को स्कूल में खाना देती है, तो बच्चों को स्कूल ज़रूर, तो गाइस बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए। जब हमारी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए अवेलेबल करवा रही है एजुकेशन, तो हमें ज़रूर भेजना चाहिए 6 to 14 ईयर के बीच में। तो गाइज़ आई होप यू लाइक दिस सेशन। आज हम यहीं पे इसको फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट एंड कुछ क्वेश्चंस के साथ। और तब तक आप जो 25 पार्ट्स मैंने बताए हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप इकट्ठी करिए। 25 पार्ट्स के बारे में आप तब तक थोड़ा उसको देखिए और नेक्स्ट सेशन में हम थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू गाइज। इफ़ यू लाइक दिस सेशन then please like, share and subscribe. Thank you.